morning dear students. I hope you are safe at your home. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा नाउन केस। नाउन के बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। पहले हमने नंबर किया, उसके बाद में काइंड्स ऑफ नाउन किया, और अब हमारा टॉपिक जो है, जो पॉइंट है वो नाउन केस, इट मीन्स कारक। इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को, क्योंकि केस 4 होते हैं, इंग्लिश में 4 होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। आप लोगों ने याद भी करे होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारे हिंदी वाले हैं, लेकिन इसके तो बिल्कुल अलग से ही हैं। 4 हैं, जिसमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव, ये 4 केस हैं। इनके बारे में एक एक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करी। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है और इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस 2 तरह के होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। डेटिव केस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। कभी कभी हमारे सामने ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। उन 2 ऑब्जेक्ट को हमें क्या नाम देना है, उसके बारे में मैंने आपको कल पूरी जानकारी दी थी। ब्रीफली मैं वापस आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि इस लेक्चर में आप लोग कंटिन्यूटी रख सकें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। इट मीन्स नॉन लिविंग और लिविंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डेटिव ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब आपका आगे मैं बात कर रही हूँ एक्यूजेटिव, क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसी में हम जब कारक कर रहे हैं, तो पहला कारक था हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के 2 पार्ट है, डेटिव और एक्यूजेटिव। डेटिव तक मैंने आपको कल इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। अब आज हम एक्यूजेटिव के बारे में बात करते हैं। व्हेन ए नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जब कोई भी नाउन प्रीपोजिशन के साथ होता है तो वो हमारा एक्यूजेटिव केस होता है। इसमें पूरा एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, तो उसे एक्यूजेटिव केस का नाउन कहा जाता है। रिपीट, जब किसी सेंटेंस में नाउन प्रीपोजिशन का कार्य करता है, तो उसे एक्यूजेटिव केस का नाउन कहा जाता है। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें जो ऑन लगा हुआ है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें किस तरह से ये इसका काम करता है, तो ये देखिए, इस सेंटेंस में टेबल ऑब्जेक्ट है, और हर पॉइंट मैंने आपको सामने लिख के दिया है, साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ, सामने लिखा भी है। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, अगर मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको यहाँ लिखी है, मैंने आपके लिए लिखी है। तो इसको भी देखो और मेरी बात को भी ध्यान से सुनो कि इस सेंटेंस में टेबल ऑब्जेक्ट है। ये टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और उससे पहले क्या आया हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज जो है टेबल का वर्ब से। अब जो टेबल है, यहाँ कार्य करने में कोई मतलब नहीं है, टेबल का वर्ब से कोई रिलेशन नहीं है, वर्ब के कोई मतलब नहीं है उससे। इसलिए यहाँ पर टेबल ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर टेबल ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और एक्यूजेटिव केस का नाउन है। इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें नाउन, उसमें वर्ब का कोई मतलब नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है और प्रीपोजिशन की बात हो रही है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, शी इज प्लेइंग इन द रूम। अब इसमें वर्ब है, इसमें वर्ब है, शी इज प्लेइंग इन द रूम। अब इसमें इन प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर जो रूम है, ये जो रूम है ये आपका
ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है, इन प्रीपोजिशन लगा है। यहाँ पर रूम ऑब्जेक्ट और इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूम एक्यूजेटिव नाउन का केस है और इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये था हमारा एक्यूजेटिव केस के बारे में पूरी बात। हाँ, थर्ड पॉइंट है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस में व्हेन ए नाउन डिनोट्स पोजीशंस और ओनरशिप, मतलब अपना अधिकार जताने के लिए जिस केस का हम यूज करते हैं वो हमारा पजेसिव केस कहलाता है। दूसरे नाउन पर अपने अधिकार को जताने के लिए या प्रकट करता है तब हम उसको पजेसिव केस का नाउन कहते हैं। और अधिकार को जताने के लिए या दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम्स, तो ये होता है हमारा अपोस्ट्रोफी एस। और ऑफ, अब इसमें अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों ही लगाए जाते हैं, इन दोनों का ही यूज किया जाता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएं और ऑफ कहाँ लगाएं? इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर पॉइंट में ये लिख के दिया है। अगर नाउन लिविंग है, यदि हमारा नाउन जो है लिविंग है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लिविंग है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और अगर हमारा नाउन नॉन लिविंग है तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, हम उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ कहाँ लगाते हैं, दोनों पॉइंट। इस नीचे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है। लिविंग नाउन अपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन, नॉन लिविंग पोजीशंस प्लस ऑफ प्लस नाउन। एस अपोस्ट्रोफी एस का और ऑफ का। अब जो में हमारा अपोस्ट्रोफी एस है और ऑफ है, इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो दोनों का एक ही होता है, और इन दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है का, के, की, का, के, की। और ये जो सेंटेंस होते हैं अलग अलग हैं। अपोस्ट्रोफी एस लिविंग में लगता है और ऑफ नॉन लिविंग में लगता है। दोनों का हिंदी में सेंस एक ही होता है और इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है का, के, की। आगे मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। यहाँ राम जो है नाउन है और पेन भी नाउन है, लेकिन राम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है क्योंकि राम जो है लिविंग है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है। तो ये हमारा पॉजिटिव केस हुआ। इसमें राम का पेन खो गया। इसमें राम और पेन दोनों ही नाउन है और राम पेन पर अपना क्या जता रहा है, अपना अधिकार जता रहा है कि मेरा पेन, राम का पेन खो गया। यानी किसका पेन हुआ, राम का। पेन किसका लॉस्ट हुआ, राम का। तो अधिकार किसका है उसके ऊपर, राम का है। तो इसमें राम जो है अपने पेन पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है और इसलिए राम का यूज यहाँ पर पॉजिटिव केस में हुआ है। और राम लिविंग है इसलिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है राधिका वॉच इज कॉस्टली। अब इसमें राधिका और वॉच दोनों ही नाउन है, लेकिन राधिका लिविंग है और इसमें राधिकाज, क्योंकि इसके साथ लिविंग है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लग गया। तो ये हमारा पॉजिटिव केस हुआ। पॉजिटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए अब हम पॉजिटिव केस को कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉजिटिव केस है हमारा। तो जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है उस सेंटेंस में उस नाउन की जगह हुज लगाकर अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो देखो पॉजिटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए अगर वर्ब के साथ हुज करके यानी हुज लगाकर क्वेश्चन को पुट अप करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है। जैसे यहाँ पे ये जो सेंटेंस आपके सामने है इसको मैं कहती हूँ हुज पेन हैज बीन लॉस्ट। किसका पेन खोआ, तो यहाँ पे हमारे आंसर आ रहा है राम, राम का पेन खोया। इसी तरह से हुज वॉच इज कॉस्टली, किसकी जो घड़ी है वॉच है वो कॉस्टली है,
तो आंसर जो आ रहा है वो हमारा यहाँ आ रहा है राधिका। तो इस तरह से पॉजेसिव केस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा वर्ब है उसमें हुज लगाकर बात करते हैं, तो वो जो आंसर मिलता है वही हमारा पॉजेसिव केस होता है। आगे देखिए अब इसमें नॉन लिविंग में ऑफ का यूज किया जाता है। नॉन लिविंग में ऑफ का यूज किया जाता है। इसमें कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। अगर हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो ये हमारा गलत होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि लिविंग थिंग्स में, लिविंग में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और नॉन लिविंग में हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। इसलिए ये देखो चेयर्स लेग, तो ये हमारा गलत है। बनेगा क्या? द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स कवर, ये गलत है। द कवर ऑफ द बुक। इस तरह से हमारे 3 केस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और चौथा आता है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस के बारे में फोर्थ है हमारा वोकेटिव केस। पॉइंट है वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या कॉलिंग केस भी कहा जाता है इसे। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या कॉलिंग केस भी कहा जाता है। अब इसको ध्यान से देखो। व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और ए pronoun is used to call or to get the attention of a person or persons। कि मतलब जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को पुकारने के लिए या किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो हम उसे वोकेटिव केस कहते हैं। एक बार ध्यान से दोबारा देखो। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या कॉलिंग केस भी कहा जाता है इसे। सबसे पहले तो इसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या कॉलिंग केस कहा जाता है। दूसरी बात है व्हेन ए नाउन, इसकी डेफिनेशन है व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी व्यक्ति को पुकारने या किसी व्यक्ति का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है तो हम उसे वोकेटिव केस का नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन के बाद में कोमा, मोहन कम हियर। तो मोहन के बाद में जो कोमा आई है यही हमारा वोकेटिव केस है। मतलब इसको अलग से पुकारा जा रहा है। या फिर कम हियर, कम हियर के जस्ट बाद में कोमा फिर मोहन। तो लास्ट में जो है मोहन पहले आया था, स्टार्टिंग में मोहन पहले आया तो मोहन के जस्ट बाद में कोमा आ गई। और दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है कम हियर, तो कम हियर के मोहन से पहले और इसमें मोहन के बाद में कोमा का यूज हुआ है। इट मीन्स वोकेटिव केस में जब किसी व्यक्ति का नाम हम अनाउंस करते हैं या उसे पुकारते हैं तो कोमा लगाया जाता है। यहाँ पर मोहन के बाद में कोमा लगाया गया है जिससे पता चल रहा है कि वोकेटिव केस का नाउन है। यहाँ मोहन को बुलाया जा रहा है, मोहन को पुकारा जा रहा है। अगर मोहन का यूज लास्ट में हुआ है तो मोहन के पहले कोमा का यूज हुआ है। और मोहन का अगर पहले यूज हुआ है नाम का तो मोहन के जस्ट बाद में कोमा का यूज हुआ है। इट मीन्स इसमें किसी के नाम को पुकारने के लिए ही वोकेटिव केस का यूज किया जाता है। अब जैसे केस हमारे चारों कंप्लीट हो गए। अब हम सेंटेंस का और किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है वो अभी मैं बताती हूँ इसको। पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब हम कई बार जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्बियल होता है। एडवर्बियल की बात मैं आपको एडवर्ब में बताऊंगी, फिलहाल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। Some words do not complete the meaning. These are called linking verb. इन्हें linking verb कहा जाता है। linking verb कौन से होते हैं? be form. be means is, am, are, was, were। और इसमें है seem और become। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए वापस
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, some verbs do not complete the meaning, these are called linking verb. कुछ verbs अपना भाव प्रकट नहीं करती हैं, उन्हें linking verbs कहा जाता है. इट मीन्स इनके साथ अगर कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं किया जाए तो इसका अर्थ पूरा नहीं होता है, इनका जो कंप्लीट है वर्ड सेंटेंस इनका कंप्लीट नहीं होता है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो वर्ब होती हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं, ध्यान से देख लेना. इसमें पूरा का पूरा अलग से किया हुआ है. बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, सीन, बिकम. इन वर्ब्स को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की आवश्यकता होती है और उस वर्ड को हम उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. इन कॉम्प्लीमेंट का यूज करने से ही उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है. अब इनमें जो है, अगर मैंने कहा राम इज ए, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा कि राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, यहाँ पे अगर मैंने इस सेंटेंस में ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा तो ये इसका अर्थ पूरा नहीं है. क्या अर्थ, क्या सेंटेंस क्या बच रहा है? राम इज ए. तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता है. राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए टीचर, राम इज ए इंजीनियर. अगर जो वर्ड्स हम अलग से ले रहे हैं वो अगर हम सेंटेंस में न ले तो उसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा, उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा. तो इसमें जो हम उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात करते हैं वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब होता है. जैसे इसमें लिखा राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए टीचर, राम इज ए इंजीनियर. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब होते हैं. अब ये लिखा है कि दे मेड ए कैप्टन, कि दे मेड सुरेश कैप्टन. अब इसमें अगर दे मेड सुरेश, अगर इस तरह से सेंटेंस हमने लिखा तो ये हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा, इसका सेंस नहीं होगा. तो इसमें जो कैप्टन वर्ड जुड़ा हुआ है वो ही हमारा मेन पॉइंट है. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है. तो ये हमारा इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कंप्लीट होता है. एक पॉइंट और बचा है जो अभी पूरा करते हैं और वो है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. पहला था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. अलग जो हमारे केस के अलावा ये 2 पॉइंट और आते हैं. केस के अलावा 2 पॉइंट और आते हैं. एक तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और दूसरा केस इन अपोजिशन. दूसरा पॉइंट है हमारा केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. केस इन पहला था कॉम्प्लीमेंट वाला, दूसरा केस इन अपोजिशन टू ए नाउन. When two nouns are used for a person, जब when two nouns are used for a person, कि जब कोई दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं इन सेंटेंस, एक सेंटेंस में, सेकेंड नाउन इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन ऑफ द फर्स्ट नाउन. आई रिपीट माई पॉइंट. when two nouns are used for a person in sentence, second noun is called case in opposition of the first noun. जब एक ही सेंटेंस में दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज हो तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है. अब जैसे इसमें रमेश द डॉक्टर सेव द पेशेंट. अब ये जो रमेश द डॉक्टर सेव द पेशेंट है, इसमें रमेश और डॉक्टर दोनों ही नाउन है और दोनों एक ही नाउन है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है. यहाँ पर रमेश का केस इसलिए, ये देखो एक बार, इसमें रमेश और डॉक्टर दोनों ही नाउन है और दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं. डॉक्टर और पर्सन एक ही पर्सन, डॉक्टर और रमेश दोनों
एक ही पर्सन के लिए यूज हुई, इसलिए डॉक्टर यहाँ पर रमेश का केस इन अपोजिशन है। जो डॉक्टर है वो रमेश का केस इन अपोजिशन है। केस इन अपोजिशन है, केस इन अपोजिशन के पहले जो केस इन अपोजिशन पॉइंट होता है उसके पहले इट मीन्स यहाँ रमेश और डॉक्टर, डॉक्टर रमेश और डॉक्टर दोनों के ही पहले, रमेश और डॉक्टर दोनों के पहले और बाद में कोमा का यूज हुआ है, और ऐसे पॉइंट में कोमा का यूज कंपल्सरी होता है। तो ये था हमारा केस, नाउन केस जो हमारे 4 होते हैं। इन चारों को एक एक पॉइंट हमने एनालिसिस कर लिया है। उसके बाद में सेंटेंस में जो 2 तरह से और यूज होता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट का और एक केस इन अपोजिशन ऑफ नाउन। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। केस इट मीन्स कारक। थैंक यू।